नमस्कार बच्चों, कक्षा 11 के लिए आज हम पुनः उत्सर्जी अंग से लेकर के प्रस्तुत हैं आपके सामने। कल हमने बताया था कि किडनी में जो पिरामिड पाए जाते हैं, लगभग उसमें 12 पिरामिड होते हैं और प्रत्येक पिरामिड में 1 लाख नेफ्रॉन होते हैं। इस तरह से उसमें एक किडनी में 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अगर हम नेफ्रॉन की संरचना की बात करें, ये भी हमने बताया था कि ये नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाओं का पुनरुद्भवन नहीं होता, फिर से ये निर्मित नहीं होती हैं। जितना नलिका या जितना भाग किडनी का खराब हो जाता है वो भाग खराब हो जाता है, यानी उसकी जगह पर नए वृक्क नलिका या नई किडनी के निर्माण की संभावना काफी धूमिल होती है। तो अब हम वृक्क नलिका के बारे में बात करेंगे। वृक्क नलिका एक नलिकीय रचना है जो कि एक दो भाग इसमें होते हैं। एक को हम बोमेन संपुट कहते हैं और दूसरी को हम कुंडलित नलिका कहते हैं। बोमेन संपुट आप देख रहे हैं, ये एक प्याले या कटोरे के आकार की रचना में है, या यूं कह सकते हैं कि सासर शेप्ड है। इसमें एक धमनिका प्रवेश करती है जो अभिवाही धमनिका कही जाती है। अभिवाही धमनिका का वॉल्यूम जो है वो अपवाही धमनिका से कम होता है और दोनों मिल करके बीच में एक जालवत रचना बनाती है, जाल सदृश रचना बनाती है, जिसे हम केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो बोमेन संपुट डबल द्विस्तरीय रचना होती है। इसमें तमाम बिलाई पाए जाते हैं, बिलाई पाई जाती हैं। अगर हम आगे की बात करें, नीचे ये समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है। समीपस्थ कुंडलित नलिका किडनी के मेडुला में पाई जाती है। समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका के बीच में एक सी या यू के आकार की रचना पाई जाती है, जिसे हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। क्या? लूप ऑफ हेनले कहते हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका में तमाम रचनाएं यानी बिलाई पाई जाती हैं जो स्राव को यानी कि जो आवश्यक पदार्थ है उनका पुनः अवशोषण कर लेती हैं। दूरस्थ कुंडलित नलिका ये लूप ऑफ हेनले से जुड़ी हुई होती है। दूरस्थ कुंडलित नलिका अंत में संग्रह नलिका से जुड़ करके यूरेटर बनात का निर्माण करती है। तो इस तरह से नेफ्रॉन की संरचना काफी जटिल होती है और बहुत पतली संरचना होती है। हमने बताया कि जो है एक पिरामिड में 1 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात आप सोच सकते हैं कि इसकी रचना कितनी पतली होगी। फिर से बता दें, इसके 2 भाग होते हैं, एक तो बोमेन संपुट और दूसरा कुंडलित नलिका। बोमेन संपुट ये कटोरे के आकार की रचना में होता है। इसमें एक धमनिका प्रवेश करती है जिसे हम अभिवाही धमनिका कहते हैं और निकलती है एक अपवाही धमनिका निकलती है। अभिवाही धमनिका का वॉल्यूम अपवाही धमनिका से कम होता है और दोनों मिलकर के एक रचना बनाती है जिसे केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस कहते हैं। बोमेन संपुट का अंतिम सिरा कुंडलित नलिकाओं से जुड़ा हुआ होता है। एक को हम समीपस्थ कुंडलित नलिका जो नजदीक होती है उसे समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। दूसरे को हम दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं या हिंदी में डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, इंग्लिश में डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब और ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, और दोनों के बीच में एक यू के आकार की रचना पाई जाती है जिसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं। तो इस तरह से ये वृक्क की संरचना है। इसी में परानिस्यंदन के द्वारा मूत्र का निर्माण की प्रक्रिया होती है, या उसे हम परानिस्यंदन कह सकते हैं या मूत्र निर्माण की क्रिया विधि कह सकते हैं। तो क्रमिक रूप से हम
कोई चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो क्रमिक रूप से पढ़ाते जा रहे हैं। पहले हमने किडनी बताया, यानी कि कितने प्रकार के जंतु होते हैं, अमीनोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक। फिर किडनी की संरचना हमने बताई, आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना हमने बताया। अब जो है किडनी में जो नेफ्रॉन पाए जाते हैं उनकी संरचना आज हमने डिस्कस किया आप लोगों से। उसके बाद कल हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन या मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।